ठंड में एक फटी रजाई में गरीब बहू का ससुराल। मोनू का बच्चा, चुपचाप से थोड़ी रजाई मुझको भी दे दे। अभी मैं तुझको बता रही हूँ, मुझसे पंगा मत ले वरना मैं तेरा भर्ता बना दूंगी। मुझको मार कर तो दिखाओ, मैं अभी तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। सलोनी दीदी, मुझको बहुत जोर की डर लग रही है, मैं रजाई नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे मोनू सलोनी, क्या बात है? तुम दोनों इस तरह से आधी रात में क्यों लड़ाई कर रहे हो? चुपचाप से सो जाओ। माँ देखो ना, ये मोनू का बच्चा है, मुझसे लड़ाई कर रहा है, मुझे डर लग रही है और इसने साड़ी की सारी रजाई खींच ली है अपनी तरफ। अब तू देख मोनू के बच्चे। फिर दोनों बच्चे रजाई को अपनी अपनी तरफ खींचातानी करने लगते हैं। तभी रजाई छीना छानी में बीच से फट जाती है, जिससे गरीब ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं और ठंड के मारे झुंझुलाकर सुजाता देवी दोनों को गुस्से में डांट लगाती है। हे भगवान, कैसे शैतान बच्चे हैं ये! क्या किया तुमने? कमबख्त कहीं के, रजाई फाड़ दी। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। राम जी भी गजब की परीक्षा ले रहे हैं हम गरीब परिवार वालों से। अब तो सारी रात ठंड में बैठकर रात ही काली करनी पड़ेगी। आखिर क्यों एक पुरानी रजाई के फट जाने से ये सारा परिवार इस तरह से शोक मना रहा था जैसे उनकी कोई महंगी चांदी, सोना या बेशकीमती खजाना खो गया हो? ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। नवंबर के महीने के पछुआ हवाओं के चलने के साथ हल्के हल्के ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में सुजाता देवी संतोष भरे मन से आंगन में साग चुन रही थी। कितनी हरी और ताजी ताजी साग है। आरती बहू, ओ बहू, ये ले जा, साग चुन दिया है, अंदर ले जा। अरे माँ जी, ये साग कहाँ से आया? वो पड़ोसन गोमती बहन दे गई हैं। उन्होंने अपने खेत में इस साल साग की बागवानी लगाई है, तो साग की पहली कटाई हुई थी तो उसी में से थोड़ा दे गई हैं। ले जाकर अच्छे से धो काट कर चूल्हे पर चढ़ाते और आज रोटियां जरा बढ़ा कर बनाना। तुझको पता है ना तेरे ससुर जी और इंदर कितने मनपसंद से साग रोटी खाते हैं। मगर माँ जी, रसोई के अंदर जरा सा भी आटा मौजूद नहीं है, बस राशन मिल ही जा रही थी। आज राशन मिलने वाला है। इस राशन के मिलने से भी कितना फायदा है बहू। ये सरकारी आदमी हम जैसे गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन के बदले हमसे आधा दाम वसूलते हैं। सरकार से अलग तनख्वाह खाते हैं और गरीबों की बोटी अलग नोचते हैं। हाँ माँ जी, ऊपर से चक्की वालों ने अनाज की पिसाई के पैसे भी बढ़ा दिए। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई कुछ बढ़ नहीं रही है। पैसों की तंगी हर परिवार के गरीब रह जाने का मुख्य जड़ होती है। सुजाता देवी के घर की कहानी भी कुछ यही है, जिसमें इकलौता कमाने वाला इंदर है। उसमें भी वह पढ़ा लिखा ना होने की वजह से लेबर में दिन के 200 रुपए पर मजदूरी करके किसी तरह बूढ़े माँ बाप, बहन, 2 बाल बच्चे और पत्नी समीर पूरे घर परिवार का खर्चा चला रहा है। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ गलियों में रजाई बेचने वाले आने लगते हैं। रजाई वाला, कपास की मखमली रजाई ले लो, नरम गरम मखमली रजाई ले लो। तभी मकान के अंदर से गरीब ससुराल वाले रजाई वाले को स्कूटर पर मखमली रजाई लाद कर जाते देखते हैं, जिसमें बढ़िया बढ़िया नए नए डिजाइन की रजाई थी। तभी ननद अंजू दरवाजे पर आकर खड़ी होकर रजाई को देखने लगती है और कहती है, माँ, पिताजी देखिए ना, कितनी सुंदर सुंदर रजाई हैं। हम भी एक नई रजाई अपने घर के लिए खरीद लेते हैं। वैसे भी सर्दियों का मौसम तो शुरू हो गया है। भाभी, आप क्या कहती हो? अंजू, अभी हम नई रजाई लेकर क्या करेंगे? हमारे घर में ओढ़ने के लिए रजाई है तो सही, है ना माँ जी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी आरती बहू। अभी तो किसी तरह से पुरानी वाली रजाई में हमारा काम चल रहा है। अभी तो वह रजाई कितनी टिकाऊ मजबूत है, 2-4 साल और निकल जाएगा। सुजाता मुंह से ऐसा बोल ही रही थी, लेकिन उसके दिल में पुरानी रजाई को लेकर बिल्कुल भी संतोष नहीं था, क्योंकि वह रजाई बहुत सालों पुरानी और किसी चादर जितनी दुबली पतली हो चुकी थी। अरे हे राम जी, इस बार तो नवंबर के महीने से ही इतनी तगड़ी भयंकर ठंड लग रही है। राम जाने दिसंबर और जनवरी में क्या हाल होगा। बहू, ऐसा करना, आज रजाई निकाल देना। बिना रजाई के रात में नींद नहीं पड़ रही है। अरे सर्दी बढ़ रही है। जी बाबूजी, मैंने बोरी में बांधकर रजाई टाट पर रखी हुई है, निकाल देती हूँ।
आरती जैसे ही रजाई की बोरी खोलती तो उसके अंदर से 2 छोटे छोटे चूहे के बच्चे निकलकर भागते हैं। हे भगवान, ये चूहे के बच्चे बोरी के अंदर कहाँ से घुस गए थे? कहीं इन्होंने रजाई ना कुतर दी हो, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी बेचारी आरती रजाई का हर तरह से उधड़ा हुआ हाल देखकर चिंता में आ जाती है कि तभी सास दुखी भाव से बोलती है, हे भगवान, इन कमबख्त चूहों ने अच्छी खासी ओढ़ने वाली रजाई को गुदड़ी बना डाला है। अब बिना रजाई के ठंड का मौसम कैसे निकलेगा? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई जुगाड़ लगा लेती हूँ। हाँ याद आया, मेरी एक पुरानी सूती की साड़ी है ना, उसी का पेवन लगा कर ठीक कर दूंगी। इस तरह बेचारी गरीब बहू किसी तरह जतन करके फटी रजाई को ठीक करके ओढ़ने लायक बना देती है, मगर रजाई इतनी दुबली पतली हो चुकी थी कि उसके अंदर किसी की भी ठंड नहीं भागती थी। अरे भाई क्या कर रही हो भाग्यवान, थोड़ी रजाई मेरे ओढ़ने के लिए भी छोड़ दो। अरे मैं बूढ़ा बिना रजाई के पड़ा हूँ, ऊपर से तुम सबने खिड़की वाले हिस्से में मुझे ही कर दिया है। बाहर से ऐसी पानी की तरह बर्फीली ठंडी हवा आ रही है। हाँ हाँ, मैं तो जैसे चैन की नींद सो रही हूँ। अरे मेरे पैर तो खुद आधे उघार पड़े हैं। माँ पिताजी आप दोनों इस तरह से बच्चों की तरह क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आपको पता तो है ये रजाई हम सब लोगों के ओढ़ने के लिए छोटी पड़ जाती है। इंदर भैया, आप हम सबके लिए एक नई रजाई क्यों नहीं खरीद कर ले आते हैं? हाँ पापा, आप हमारे घर के लिए एक नई रजाई ले आइए ना। इस पुरानी वाली रजाई में तो जल्दी से हाथ पैर भी गम नहीं होते हैं। मोनू के रजाई की फरमाइश पर इंदर लाचार होकर अपने दिल ही दिल में दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, या इस ठंड के मौसम में घर परिवार की रोटी चलाना ही मुझको भारी पड़ रहा है। नई रजाई कहाँ से लेके आऊंगा? एक तरफ जहां भयंकर सर्दी का मौसम था तो वहीं दूसरी तरफ गरीब ससुराल वालों ने एक पतली दुबली रजाई की जद्दोजहद थी और उस दिन आखिरकार दोनों बच्चों में रजाई की लड़ाई के चलते रजाई फट जाती है। अब किस तरह से गरीब ससुराल वाले ठंड के मौसम में फटी रजाई में गुजारा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ओह अरे दादा, ओह बिना रजाई के तो ये ठंडी बर्फीली हवाएं रोम रोम कपा रही हैं। ऐसा लग रहा है इस जाड़े में शरीर का सारा खून जम जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं? इस सर्दी के मौसम से अपने ससुराल को कैसे बचाऊं? परेशान होकर आरती घर के कोने कोने में देखने लगती है, जहां उसे कोने में रखी हुई कुछ जूट की बोरी रखी दिखती हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इन बोरियों को रजाई के ऊपर साट देती हूँ। जूट की बोरी गर्म होती है, उससे रजाई में भी गर्माहट रहेगी। इस फटी रजाई में अपने गरीब ससुराल वालों को सुलाने से तो अच्छा है कि हम लोग बोरी रजाई के अंदर सोएं। इस तरह मजबूर होकर सारे ससुराल वाले ठंड भरे मौसम में बोरी रजाई में रात बिताते हैं, लेकिन एक बोरी की रजाई किसी मखमल की रजाई जितनी नर्म और मुलायम थोड़ी ना हो सकती थी। कई बार तो बोरी की रजाई में पूरे परिवार वालों की नींद खुजलाहट के चलते आंखों से ओझल हो जाती थी। तभी एक रात में मोनू उठकर अपने पूरे शरीर को खुजली करने लगता है। बुआ, बुआ, मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज की खुजली हो रही है। हे भगवान, आरती भाभी देखो ना, मोनू का हाथ पैर कैसे छिल गया है, खून भी आ रहा है। हाय मेरा बच्चा। हे भगवान, ये तुम गरीबों को कैसी जिंदगानी देता है। आरती गुस्से में वह बोरी की रजाई हटा देती है और रात भर जाग कर अपने बच्चे को थपकी दे देकर सुलाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। बस बहुत हो गया। अब अगर अपने गरीब ससुराल में रजाई लाने के लिए मुझे खुद भी इस घर से बाहर कदम निकालना पड़ेगा तो मैं काम करूंगी। वैसे भी मेहनत करने में क्या बुराई है, चोरी थोड़े ना कर रही हूँ। अगले दिन आरती अपने सास ससुर से काम करने की इजाजत मांगती है और भाग्य से उसे एक रजाई बनाने की फैक्ट्री में ही काम मिल जाता है। वह पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती है और देखते ही देखते उसको पूरा का पूरा 1 महीना लग जाता है। ये लो आरती बहन, तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह, और यह हमारी फैक्ट्री की तरफ से तुम्हारे परिवार के ओढ़ने के लिए एक रजाई, नए साल के तोहफे में एडवांस में। उस मखमली नरम रजाई को अपने हाथों में लेकर गरीब बहू की आंखों से खुशियों के आंसू छलक रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर भैया। इस दुनिया में हर अमीर आपके जितना दिलदार नहीं होता है। आप नहीं समझ सकते, गरीब के लिए ठंड के मौसम में ये रजाई केवल रजाई नहीं बल्कि सोने चांदी से भी महंगी और अनमोल चीज है। रजाई लेकर आरती खुशी खुशी अपने घर आ जाती है, जहां उसके गरीब ससुराल वाले भी रजाई को देखकर बहुत खुशी जताते हैं। माँ, क्या ये रजाई हमारी है? ये तुम हमारे घर के लिए लाई हो ना?
हाँ सलोनी बिटिया, ये रजाई मैं अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए लाई हूँ। यानी कि आज से हम इस नई रजाई को ओढ़ कर सोएंगे माँ। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। इस तरह आरती के गरीब ससुराल से फटी रजाई में ठंड के मौसम में सोने की कश्मकश मिट जाती है और अब सब लोग उस गर्म रजाई में चैन से सो पाते हैं। सुमन अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुमन के परिवार के हालात कुछ ठीक नहीं होते हैं। आज मैंने सबके लिए दाल रोटी बनाई है। सबको दाल रोटी बहुत पसंद है ना? माँ, मुझे दाल रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपको कितनी बार मना भी किया है कि मुझे रोज रोज दाल रोटी नहीं खानी, लेकिन आज भी आपने वही बना दी। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। दाल रोटी तो बहुत अच्छी होती है। तुझे पता है ना, तेरे पापा इतने बड़े आदमी बने दाल रोटी खाकर। अरे और नहीं तो क्या। अच्छा ये बताओ कि तुझे दाल रोटी नहीं खानी तो क्या खाना है? शाही टुकड़ा। पता है दादाजी, कुछ दिनों पहले ना हमारी वो दोस्त है ना, वो शाही टुकड़ा खा रही थी, हमें चिढ़ा भी रही थी। हमने उससे मांगा कि थोड़ा सा हमें भी खाने को दे दे, तो उसने मना कर दिया और हमें बोलने भी लग गई कि हम गरीब हैं, हम कभी ऐसा नहीं खा सकते। मुझे बहुत बुरा लगा था। हाँ, मुझे भी उसे दिन बहुत ज्यादा बुरा लगा था। हमें शाही टुकड़ा खाना है। ये तो गलत बात है ना। तुम लोग किसी दूसरे से क्यों खाने को मांग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिल रहा? ये कितनी गलत बात है कि तुम किसी दूसरे इंसान से मांग रहे हो। दादा दादी से बोला करो, पापा से बोला करो। माँ, हम आप लोगों से ही बोल रहे हैं कि हमें शाही टुकड़ा खाने का मन है। बताओ, आप लोग हमें शाही टुकड़ा खिलाओगे? तुम तो जानते ही हो ना, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर हम कैसे खिला सकते हैं? दाल रोटी क्या तुम्हारे लिए बहुत नहीं है? तो भी ठीक है, आप लोग अगर हमें शाही टुकड़ा नहीं खिलाओगे तो हमें दाल रोटी भी नहीं खानी। मुझे भी नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा सुनो, ऐसे जिद नहीं करते, यहाँ आओ। अब बच्चे हैं, बच्चों को कितना भी समझा लो, लेकिन वो अपने दोस्तों को तो देखते ही है ना, और उन्हें भी बुरा लगेगा ही। लेकिन माँ जी, हम भी तो क्या ही कर सकते हैं। आपको तो पता है विजय जी हमारे घर में कमाने वाले एक हैं। एक इंसान की कमाई से कितने सारे खर्चे निकलते हैं, और अगर हम भी ऐसे फिजूल खर्ची करने लगेंगे तो उन पर भी तो कितना बोझ आ जाएगा ना। बहू तो सही कह रही है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन बच्चों को ऐसे उदास देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। सच में, अगर हम लोगों ने कभी कुछ किया होता ना, तो बच्चों को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, बेचारे दूसरों से मांगते हैं। माँ जी, आप बच्चों की इतनी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। ये तो गलत ही है ना कि तुम किसी दूसरे से खाने की चीज को मांग रहे हो। इसी तरह गरीब परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन पड़ोस के घर में जाती है। अरे सुनीता काकी, इतने दिन हो गए हैं, आपने तो मुझे किसी काम के लिए बुलाया ही नहीं। क्या बात है, मेरे लायक कोई काम नहीं है क्या? अरे कहाँ कोई काम है, इस साल तो घर पर कोई मेहमान ही नहीं आएगा जो मैं तुझे सफाई के लिए बुलाऊं। कुछ दिनों में दामाद जी आएंगे तब बुलाऊंगी, पर अभी टाइम है। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है जिस वजह से आपने मुझे बुलाया नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता, तुझे शाही टुकड़ा बनाना आता है? आजकल मेरे दामाद और बेटी बहुत जिद कर रहे हैं कि उन्हें शाही टुकड़ा खाना है। मुझे तो आता नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। इस महीने की आखिरी तारीख में शायद वो लोग आएंगे, तो उनको तो शाही टुकड़ा खिलाना ही पड़ेगा ना। पर मैं सोच रही हूँ, जो चीज मुझे खुद ही नहीं आती वो मैं बनाकर कैसे खिलाऊंगी। यहाँ भी शाही टुकड़ा? अरे ये शाही टुकड़ा हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? अरे क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? अरे नहीं, ऐसे ही चुप हो गई थी। हाँ, मुझे शाही टुकड़ा बनाना आता है। आपको जब भी बनवाना हो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। अगर ये बता दिया कि मुझे नहीं आता शाही टुकड़ा बनाना, तो क्या पता ये किसी और से बनवा ले। मैं कहीं से पता करके बना दूंगी, कम से कम कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। सुमन अपनी पड़ोसन से बात करके घर वापस आती है और अपने घर के काम में लग जाती है। घर का राशन भी खत्म हो गया है, घर का राशन भी भरवाना है और ससुर जी की दवाई भी लेकर आनी है। उनकी तनख्वाह आ जाए तो काम हो जाए बाकी के। हमें कितने दिन हो गए ना बॉल वाली गेम नहीं खेली है। और ये रोहन कहाँ है? इतनी देर से बाहर नहीं आया अपने घर से। अभी थोड़ी देर पहले इसके पापा आए थे। अपने पापा को देखकर मैं घर में गया और उसके बाद से अब तक बाहर नहीं आया। मैं बुलाता हूँ, रुको। रोहन, तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना हम गेम खेलने वाले थे, तो तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए था। अच्छा चलो आओ, हम सब खेलते हैं। नहीं, तुम ही खेलो, मैं तो ये यमी यमी शाही टुकड़ा खा रहा हूँ। मेरे पापा अभी लेकर आए हैं।
तुझे पता है ये कितना टेस्टी है? वाह, बहुत अच्छा है। जब तू खुद खा रहा है तो हमें क्यों चिढ़ा रहा है? घर में भी तो खाकर आ सकता था ना। अरे हाँ, तुम लोगों ने तो कभी खाया ही नहीं होगा ना, तभी तुम्हें चिढ़ हो रही है। पर कोई बात नहीं, तुम इसकी खुशबू से ही काम चला लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। रोहन बेटा, तुम क्यों इन गरीबों से बात करते हो? तुम्हें कितनी बार मना किया है? अरे तुम शाही टुकड़े की बात कर रहे हो ना, इन लोगों ने कभी शाही टुकड़ा सुना भी नहीं होगा। हम आप बिल्कुल सही कह रही हो। चलो मैं घर में जाकर ही खाऊंगा। बाय, मैं जा रहा हूँ घर में शाही टुकड़ा खाने। तुम अपने घर में जाकर वही घिसा पिटा दाल चावल खाना। तुम हमारे जैसा शाही टुकड़ा कभी नहीं खा पाओगे। रोहन और उसकी माँ की बात सुनकर पिंकी और सोनू रोते हुए अपने घर आते हैं। अरे सोनू, पिंकी, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? अभी तो बड़े हंसते खेलते घर से गए थे और अब अचानक से रोते हुए अपने घर आए हो। किसी ने कुछ कहा क्या? दादी, वो रोहन है ना, शाही टुकड़ा खा रहा था। हमने इस बार उससे मांगा भी नहीं, वो फिर भी हमें चिढ़ाने लगा। रोहन की मम्मी भी आई, वो भी हमें ही सुना कर चली गई। मुझे नहीं पता, मुझे भी शाही टुकड़ा खाना है। मुझे भी बताना है कि हम सब दाल रोटी नहीं खाते, हमारे घर में भी शाही टुकड़ा बनता है। हाँ, मुझे भी शाही टुकड़ा खाना है और जब तक शाही टुकड़ा नहीं मिलेगा मुझे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आज ही तुम लोगों के लिए पक्का शाही टुकड़ा बनाऊंगी। बहू, पर ये तू क्या कह रही है? शाही टुकड़ा तू कहाँ से बनाएगी? तुझे आता भी है? और शाही टुकड़ा बनाने के लिए कितनी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो सब हम कहाँ से लाएंगे? माँ जी, वो सब मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे उदास और रोते हुए नहीं देख सकती। अरे अगर हम अपने बच्चों को उनकी पसंद का भी नहीं खिला सकते तो क्या ही फायदा। मैं कहीं से पता करती हूँ कि शाही टुकड़ा कैसे बनाते हैं और फिर मैं अपने बच्चों को शाही टुकड़ा खिलाऊंगी। सुमन अपने पति के फोन में शाही टुकड़ा यूट्यूब पर देखने लगती है। इसका मतलब मुझे शाही टुकड़ा बनाने के लिए दूध, ब्रेड, केसर और गुड़ की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। माँ जी, हमें शाही टुकड़ा बनाने के लिए ज्यादा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो भी चीज चाहिए वो हम कहाँ से लाएंगे? दूध तो फिर भी मिल जाएगा। अगर हम ब्रेड ले आएंगे तो हमें घर की कुछ चीजों को तो रोकना ही पड़ेगा ना। बहू, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था। माँ जी, पहले हम बाकी चीजें ले आते हैं, बाद में ब्रेड का देखेंगे। सुमन अपनी सास के साथ बाजार से दूध, गुड़ और चुटकी भर के केसर ले आती है। माँ जी, इसमें तो हमारे पैसे खत्म हो गए, ब्रेड लाने के लिए तो पैसे भी नहीं बचे। क्या हुआ? तुम दोनों सास बहू क्या बातें कर रही हो और इतना परेशान क्यों लग रही हो? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ पापा जी, ठीक ही है, लेकिन मैं बस बच्चों को लेकर थोड़ा उदास हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज मैं बच्चों को और आप सबको शाही टुकड़ा खिलाऊं, पर अब देखते हैं कि भगवान की क्या मर्जी है। उनके आगे हम क्या ही कर पाएंगे। सब सामान तो आ गया, बस ब्रेड बची है और पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तूने तो अपनी तरफ से कोशिश की ही है ना। सब लोग साथ में बैठे होते हैं कि तभी सुमन का पति धीरज जाता है। सुमन, ये ब्रेड रख दो। आप ये ब्रेड कहाँ से लाए? हमें रोज चाय के साथ ब्रेड मिलती है। आज मजदूर कुछ कम आए थे तो ब्रेड के काफी पैकेट्स बच गए। खराब हो जाती इसलिए मालिक ने मुझे ही दे दिए। आप सब यहीं रुको, मैं अभी सबके लिए शाही टुकड़ा बना कर लाती हूँ। सुमन शाही टुकड़ा बनाने लगती है। कुछ देर बाद शाही टुकड़ा तैयार हो जाता है और सुमन सबको परोसती है। खाकर बताइए शाही टुकड़ा कैसा बना है। माँ, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाही टुकड़ा इतना टेस्टी होता है। बहू, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी शाही टुकड़ा खा भी पाऊंगा। सच में बहू, तूने हमें पहली बार शाही टुकड़ा खिलाया है। मैं अब उस रोहन को चिढ़ाऊंगी? नहीं पिंकी बेटा, हम किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाते। और शाही टुकड़ा और है, अभी हम ना रोहन के घर जाएंगे और उनको भी देकर आएंगे। बहू, अगर तू नहीं होती तो सच में हम लोग कभी शाही टुकड़ा खा ही नहीं पाते। सुमन की वजह से पूरा परिवार पहली बार शाही टुकड़ा खाता है और सब बहुत खुश होते।